आज हर कोई आईएएस, आईपीएस और देश के उच्च पदों में बैठकर देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो संघर्ष भी करता है। लेकिन बार बार संघर्ष के बावजूद विफलता हासिल होता है। ऐसे में वो संघर्ष करना छोड़ देते हैं और उनके सपना चकनाचूर हो जाता है और कहीं ना कहीं लाइफ को जीने के लिए वो एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। तो अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और हम लगातार विफल हो रहे हैं तो हम कैसे अपने सपने को साकार करें, हमें क्या जरूरत है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, हर बार ट्राई कर रहे हैं और विफल हो रहे हैं। ऐसे में समीक्षा की जरूरत होती है कि हम गलती कर रहे हैं, वाकई में वो कहाँ पे गलती हो रहा है। ये तमाम चीज आज हम आपको बताने वाले हैं और ये इंटरव्यू आपके लाइफ के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चूंकि यहाँ पे हमारे साथ विनीत नंदनवार जी हैं जो एक आईएएस हैं और वो अपने जीवन का अनुभव के साथ साथ ये कोरोना काल में आपकी पढ़ाई की लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए और अपने सबसे बड़ी बात है कि आज तक आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें कहा जाता है कि आप कैसे आईएएस बने, कैसे आईपीएस बने, उसका ट्रिक बताया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें कैसे आप गलती कर रहे हैं उसको कैसे सुधार करें ताकि आप 4 अटेम्प्ट के बजाय पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाए। स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप। क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं, कहाँ पे चूक होती है उनसे? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो देखिए, मैं 4 प्रयास में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और मैंने 3 विफलताएं देखी है और उसके बाद मुझे सफलता मिली है। सफलता के लिए, कोई भी चीज के लिए देखिए रणनीति बहुत जरूरी है। पहली चीज है रणनीति। मैं एक मूल मंत्र जिसे मैंने ऑप्ट किया है और जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि जीवन में सही दिशा में सही समय पर किया गया सार्थक प्रयास ही आपके सफलता का जो है राज है। यदि आपकी दिशा सही ना हो तो भी आप विफल हो जाएंगे। समय अगर सही समय पर यदि आप मेहनत ना करें तो भी आप विफल हो जाएंगे और अगर यदि आप सही प्रयास ना करें तो भी आप विफल हो जाएंगे। ये जीवन की मेरे को लगता है कि सबसे पहली जो है कुंजी है पढ़ाई के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस। ये मूल मंत्र को लेके हमेशा मैंने जो है आगे चला है और इसी से जो है मुझे सफलता मिली है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम कई अटेम्प्ट कर चुके हैं, जैसे आपने भी कहा कि 3 बार विफलता, चौथा में सफलता हासिल हुई। वैसे ही मैं कई लोगों से मिलते हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार प्रयास करें लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, छोड़ के मजबूरन दूसरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं विफलता कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमी रह जाती है। निश्चित रूप से मेरे साथ भी और भी लोग थे जिन्हें मैंने मेरे साथ तैयारी किया और जिन्हें मैंने सफल होते हुए भी देखा है और जिन्हें असफल होते हुए देखा है। लेकिन जो लोग असफल होते हैं किसी वजह से, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी रह जाती है। जैसे कि या तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की विषय वस्तु को समझ नहीं पाते हैं, या हमारा मनोबल इतना अच्छा नहीं हो पाता है, और या तो हम तैयारी में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, या हमारी दिशा सही नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, इस वजह से आदमी सफल होता है। और सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में ये छोटी छोटी की बारीकियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपनी गलतियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जरूर जो है, ये चीजें ही आपको सफल या असफल बनाती हैं। अपने कार्यों का आत्ममंथन या अपने कार्यों की समीक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जीवन में कोई भी चीज आप करते हैं, जब तक आप उसका मंथन नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, तो आप में सुधार नहीं होगा। देखिए, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर आदमी में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है। हमारा उद्देश्य होता है कि उस कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं जगदलपुर से हूं और जब मैं पहली बार आईएएस की तैयारी स्टार्ट किया तो मुझे आईएएस और कलेक्टर में कुछ अंतर नहीं पता था। मैं तो कलेक्टर बनने निकला था और समय के साथ जो है मैं धीरे धीरे चीजें आगे जो है बढ़ता चला गया। सबसे जो देखिए, तैयारी के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था कि मैं गलतियां करता था। लेकिन गलती करने के बाद क्या मैं उस गलती को दोहराता था? नहीं दोहराता था। तो मैं हर रोज शाम के अपना आत्म मंथन करता था, अपनी गलतियों का मंथन करता था कि दिन भर में मेरी पढ़ाई में क्या कमियां रह गई हैं, मेरे से क्या क्या मैंने जो है गलतियां की है और उस गलती को मुझे नहीं दोहराना है। तो धीरे धीरे मैं जो है गलतियों को सुधारता गया और आखिरी में मुझे सक्सेस मिली। जैसे कि आपने कहा कि
चौथा अटेम्प्ट में आपको कामयाबी हासिल हुई है। तो इन दौरान आपको हताशा हाथ लगी होगी, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर ज्यादातर हो गया, एक बार दो बार तो घर वालों से प्रेशर मिलता है कि कुछ और काम करो। तो इस बीच में अपने आप को आप कैसे संयमित रखे और अपने टारगेट पर लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहे? देखिए, निराशा, हताशा ये जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लाइफ कभी भी एक स्मूथ नहीं चलती है। लाइफ हमेशा कभी अप्स होता है, कभी डाउन होता है। देखिए, ये हमारा एक पार्ट है। हमें निराशा में भी आशा की खोज करनी चाहिए। निराशा बिल्कुल होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर दिन एक नया दिन होता है। तो हमें एक नए पुरानी बातों को छोड़कर नए दिन को एक नई शुरुआत मानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। कभी मुझे तैयारी में 4 साल 5 साल लग गए, लेकिन कभी फैमिली से कभी ये प्रेशर नहीं आया कि जो है, और मैं खुश नसीब हूँ इस बात के लिए कि आपको जो है कि इतने समय में आपको करना ही करना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। हमेशा घर से प्रोत्साहन मिला, कोई बात नहीं, आप आगे और तैयारी करिए, आप जरूर सक्सेस प्राप्त होंगे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। गलती आजकल कोई बताना नहीं चाहता अपना, और गलती से ही लोग सीखते हैं। तो वो लोग सामने लाने से भी कतराते हैं और ये बोलते हैं कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। तो हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके वो 3 साल और का जो वक्त था, उसमें आप क्या गलती किए और कैसे उसको सुधार किए? देखिए, तैयारी के दौरान निश्चित रूप से गलतियां होती है। जब पहली बार जब आपको तैयारी का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मार्गदर्शन। मैं जगदलपुर से था, तो मुझे ना ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि कोई मुझे गाइड कर सके, और समय भी ज्यादा लगने की वजह ये थी कि कोई गाइड कर सके या बता सके। तो मैं गलतियां करता था। पहले एक चीजें कि आपको सबसे पहली बात किसी भी एग्जाम को समझने की जरूरत है, समझ विकसित करने की जरूरत है। तो मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आया, पहले 1 साल तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है। हालांकि मैं पढ़ रहा था और मैंने अपने स्तर पे बेस्ट जो है, जो मैं पढ़ सकता था वो कर रहा था, लेकिन गलतियां कर रहा था मैं। अगर गलतियां नहीं करता तो मुझे 4 साल या 5 साल नहीं लगते। तो वो गलतियां मैं उसमें करता था तैयारी के दौरान। तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो विषय एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं पता थी, एग्जाम के लिए मुझे क्या पढ़ना है ये नहीं पता था। देखिए, किताबों के आगे जो है पूरी दुनिया खत्म है। किताबों के बाद अगर आप, हमारे जीवन एक समय के बाद हमको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, लेकिन किताबें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको ये गलतियां होती हैं हमसे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला मेरा जब अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स था, पहले 2 प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था। उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे को उतने क्लियर नहीं हो पाया। पहले अटेम्प्ट में मैं तो पता ही नहीं चला मुझे क्या हो गया करके। सेकंड अटेम्प्ट में जो दिया, मुझे 1 आध नंबर से प्रीलिम्स रुका। तो मुझे फिर मैंने समझ में पहले तो अपनी गलतियों को आत्म विश्लेषण किया कि कहाँ मेरे से गलतियां हो रही हैं, गलतियां मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, कहाँ पर मुझसे जो कमियां हो रही हैं। और जो देखिए, जब आप आपके सराउंडिंग में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप उनसे मार्गदर्शन लीजिए। और आप उनके मार्गदर्शन मतलब उनको कभी ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, उसमें आपकी क्या कमियां हैं, क्या उनसे आप सीख सकते हैं। तो मैंने अपने आसपास के जो सराउंडिंग में जो लोग सेलेक्ट हो रहे थे, तो उनसे बात की। ऐसे करके मैंने गलतियां जो है अपनी कम की। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रारंभिक परीक्षा मेरी जो है क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो मैंने एक प्रारंभिक परीक्षा का जो है क्या रिक्वायरमेंट है ये समझ लिया था। लेकिन मेंस में जाके मैं फेल हो गया, क्योंकि उस समय फिर मुझे पता चला कि नहीं, मेंस में जो मैंने एक निश्चित मार्क्स लिया, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको ये चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। तो जब मेरा रिजल्ट आया एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि इसमें इस बार चीज़ें ठीक नहीं गई हैं। तो आते साथ सबसे पहले मैंने उन गलतियों को देखा कि कहाँ गलती मैं कर रहा हूँ। जैसे पहली बार जब मैंने मुख्य परीक्षा दी तो मुझसे क्वेश्चन छूट गए थे। इसका मतलब साफ था कि मैं एग्जाम हॉल के दौरान टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन का छूटना एक बहुत बड़ा वो फैक्टर है, यदि आपको आता रहे उसके बावजूद। तो एक टाइम मैनेजमेंट की मैंने गलती की। उसके बाद आंसर राइटिंग मेंस में बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ, जैसे जीएस में मेरे मार्क्स, जिसमें मैंने पूरा लिखा, उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। और उसमें मैंने फिर एक बार देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने उसको समझा, अपने सीनियर से जो वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, और उस गलतियों को मैंने समझा। फिर चौथा अटेम्प्ट में देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो है मेरा जो मैंने एक समझ लिया था इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने मेंस में अपीयर हुआ, तो मेंस देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, क्योंकि मेंस बहुत अच्छा गया था और मैं लगातार जो है टेस्ट भी दे रहा था, तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। तो मेंस देने के बाद मैं श्योर हो गया कि मुझे इंटरव्यू देना है।
और उसके बाद फिर फाइनली मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और इंटरव्यू के लिए तैयारी मैंने मेंस देने के बाद शुरू कर दी थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो देने के बाद स्टार्ट कर दिया और फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसमें लेकिन मैं आप लोगों को ये डाउट ना हो, ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी जो है कभी अलग अलग नहीं होती है। देखिए, एक पूरा सिलेबस होता है। सिलेबस में जो होता है आपका, एक यूपीएससी या पीएससी की बात करें तो एक सिलेबस होता है। सिलेबस में कभी भी वो पूरा सिलेबस डिफाइन होता है। आपको सिलेबस प्रीलिम्स में क्या होता है, फैक्चुअल टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसी जो है ना मेंस, इंटरव्यू तीनों हैं। इसकी तैयारी अलग नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि एक सिलेबस होता है, हमको सिलेबस की वस्तु स्थिति, जो सिलेबस की विषय वस्तु है, उसको पूरा उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसमें जब अब आप प्रीलिम्स कैसा एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और उसके बाद जो है उसमें से एक आपको आंसर चूज करना पड़ता है। ऐसे ही मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा में आपको दिए गए प्रश्नों का लिखित में उत्तर देना पड़ता है। इंटरव्यू आपके बेसिकली साक्षात्कार जो होता है वो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती, क्योंकि आपको जब आप जैसे आप प्रीलिम्स देने जाते हैं, प्रीलिम्स में भी वही ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, वही साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, वही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। मेंस में उसको डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की बात की, तो प्रकाश संश्लेषण के 4 अलग अलग बिंदुओं को लेके वो प्रीलिम्स में पूछेगा, और जब वही मेंस में आ जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में वो पूरा डिटेल पूछेगा। वही इंटरव्यू के बारे में बोलेगा तो उसका कुछ एप्लीकेशन पूछ सकता है या कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ये अलग अलग तैयारियां नहीं है। एक चीज मैं जो बताना चाहूंगा कि जो मेरे से अक्सर जो है विद्यार्थी और जो अभी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं कि गलतियां प्रीलिम्स में क्या होती हैं, मेंस में गलतियां क्या होती हैं, इंटरव्यू में गलतियां क्या होती है। देखिए, प्रीलिम्स में आपको सबसे पहला काम है आपको पूरा सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद रटना नहीं है। मैं रटने पे जोर नहीं देता, आपको समझ होनी चाहिए। विषय वस्तु का कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो विषय वस्तु की आपको पहली बात तो समझ पूरी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में गलतियां क्या होती है, देखिए अभी माइनस मार्किंग की जाती है, तो हम लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके बहुत ज्यादा तुक्का लगा देते हैं। तुक्का बहुत कम लोगों का चलता है, तुक्का लगाने से बचना चाहिए। यदि आप इंटेलिजेंस गैस और तुक्का में अंतर है। इंटेलिजेंस गैस कैसे हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हों, आपको उसमें से 3 का पता है और एक नहीं पता है, तो आप उस चौथे को छोड़ के जो है इंटेलिजेंस गैस कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन दिया है और आप में को चारों का आंसर नहीं पता है, उसमें से चारों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, और यदि उसके बाद भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो ये होता है तुक्का। तो इंटेलिजेंट गैस आप कर सकते हैं लेकिन तुक्का नहीं लगा सकते। प्रीलिम्स में देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको यूपीएससी की बात किया जाए तो उसमें आपकी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है। वो आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी की 4-5 चीजें पूछेगी। वो बेसिकली जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं या विषय को समझ रहे होते हैं तो वो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पूछेगा कि पहला ये कॉन्सेप्ट देगा, ये सेंटेंस दे देगा, दूसरा सेंटेंस देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, फिर पूछेगा आपसे कि क्या पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, कोई भी सही नहीं। इस तरह से एक उदाहरण मैंने दिया है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स में मैंने बताया कि गलतियां क्या करते हैं लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं। देखिए, आना और उसको करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं तो आपको कई बार जो होता है दिमाग में क्लिक होता है कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को जो है आपको कैसे पूछ सकता है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको चीजों की अलग अलग डायरेक्शन से समझ में आती है, चीजें आती है। जैसे मैं था तो मैं क्या करता था यूपीएससी के लिए, पिछले 15 साल, पिछले 20 साल के जो क्वेश्चन होते थे उन सभी को एक बार सॉल्व कर लेता था। तो मुझे कम से कम एक तो टाइम मैनेजमेंट मेरा हो जाता था। यदि मैंने एक पूरा टॉपिक, एक हिस्ट्री के पूरे जो है नई आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है या आपकी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा है तो उसके सारे क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करता था। तो एक तो मुझे ये समझ में आता था कि मैं टाइम कितना ले रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। दूसरा, मैं गलतियां करता था। मैंने शुरू में ही बात बोली कि गलतियां करने से आदमी सीखता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं देखता था कि मैंने गलती की है। और आप देखेंगे जीवन में जब भी किसी क्वेश्चन को आप गलत हल करते हैं वो आपको याद रहता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये है कि नहीं, मैंने ये गलती की थी और मुझे वो दोहराना नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पूरा पहले सिलेबस पढ़िए, उसको आपको एग्जाम के 2 महीना पहले 3 महीना तक आपको 3 बार, एग्जाम के 2 महीना
पहले से 3 महीने पहले से तैयारी लोग शुरू करते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चौथा पॉइंट ये है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करिए। सेकंड स्टेज होता है मेंस। मेंस के बारे में ये बोलूंगा कि आपको देखिए, आप जो लिखते हैं उससे आपका पूरा व्यक्तित्व पता चलता है, आप किसी चीज के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग क्या होता है कि क्वेश्चन के बारे में हम लोग गलत लिखते हैं, क्योंकि मेंस लिखने क्या है, पूरा आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन से आपको लिखना है, जवाब देना है। तो लिखने की कला है, लिखने की कला। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यदि उसने पूछा है कि भाई भारत जो है, एक क्वेश्चन है कि भारत किस दिनांक को आजाद हुआ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन ये हो गया सीधा जवाब। लेकिन दूसरा कोई क्या व्यक्ति अगर, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे हुआ कि भारत, उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या जो और भी हो, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भारत किस दिनांक को आजाद हुआ, तो एक सटीक लिखने वाला व्यक्ति लिखेगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन वही क्या होता है, लोग मिसलीड हो जाते हैं कि तो उसमें लिखेंगे कि भारत जो है जो है आपका भारत का जो है इतिहास जो है बहुत पुराना है, उसके बाद पहले जो है प्राचीन कालीन पे यहाँ पर परंपरा थी, उसके बाद आदिकालीन परंपरा है, फिर ऐसे करके लिखेगा। देखिए वो रेलिवेंट नहीं है क्वेश्चन से, वो अलग किसी क्वेश्चन में रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेलिवेंट नहीं। और आखिरी में आपने एक लाइन लिखा कि भारत जो है, फिर हमने बताया, आपने ये लिख दिया कि भारत को अंग्रेजों ने जो है गुलाम किया था और इसके उसके बाद बहुत अत्याचार किया। और तो ये सारी बात एक उदाहरण है, इसे मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि लास्ट में आपने लिखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो ये होता है, देखिए कि गलतियां करना, लिखने मतलब भूमिका ना बांधे, सवालों को समझ के उसका सीधा उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसी स्थिति में। देखिए वो डिपेंड करता है भूमिका के ऊपर कि, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से। तो मेंस में हम लोग को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको आंसर देना पड़ेगा। और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण अब ये सवाल ये है कि अभी के समय में पढ़ने के लिए बहुत साधन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप पढ़ सकते हो, लेकिन चुनौती ये है कि कम समय में क्या चीज पढ़ें और क्या ना पढ़ें, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई भी प्रकाशन का पुस्तक उठा लेंगे, कहीं से माध्यम बना लेंगे, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए इसमें बहुत क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस आपकी आंखों के सामने 24 घंटा होना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके, जब भी तैयारी कर रहे हैं आपके सामने सिलेबस हो। आज के समय में देखिए टेक्नोलॉजी का युग है, आपके घर में जो है आपके पास मोबाइल है, एप्स हैं, और ऑथेंटिक किताबों की जानकारी अब किसी से भी नहीं छुपी है। पहले ये हुआ करता था कि एक पार्टिकुलर स्थान में तैयारियां लोग करने जाते थे, मैं खुद भी गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग्स भी हो गई है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो गया, सारी चीजें ऐप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गई। सिलेबस देखिए, सिलेबस के हिसाब से आप सर्च करिए कि इसमें सबसे ऑथेंटिक किताब कौन सी है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मॉडर्न इंडिया के लिए मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता था, या किसी भी चीज के लिए मैं बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक किताब होती है। उसके अलावा जैसे अगर मुझे संविधान पढ़ना है तो पहले एनसीईआरटी की किताबें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक डी बसु की किताब आती थी वो पढ़ता था। ये मैं ना किताब को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बात बता रहा था, मुझे वो किताब ऑथेंटिक लगती थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, सिलेबस देखना है, ऑथेंटिक किताबों का चयन करना है, और ये सबको पता है, तैयारी करने वाले सभी लोगों को, अगर वो थोड़ा सा प्रयास करें तो ये जान जाएंगे। आप ऑथेंटिक किताब पढ़िए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक किताब पढ़िए, और 20 किताबें नहीं पढ़ना है हमें। यदि आप संविधान पढ़ रहे हैं, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, हर बार आपको नया चीज मिलेगा। देखिए 20 किताबें पढ़ेंगे, लेकिन जब एग्जाम का समय आएगा, आप बात ये भी होती है कि आपको इतना बड़ा सिलेबस होता है, आप कैसे उसको जो है सही समय पे मैनेज कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, मैनेजमेंट कैसे कर लेंगे। तो जब तक आप एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो किताब आपके लिए फैमिलियर हो जाएगी। थोड़ा दिन बाद आप पढ़ते रहेंगे तो टॉपिक देख के समझ में आ जाएगा, ये चीज मुझे पता है, ये चीज मुझे नहीं पता, और मुझे इस चीज पे फोकस करना है। इम्पोर्टेंट है सिलेबस, सिलेबस के बाद आपका ऑथेंटिक किताब, और एक ही किताब को बार बार पढ़ना, ना वो भी ऑथेंटिक किताब को बार बार पढ़ना। एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले एक किताब पे कमांड करिए। एक किताब पे आपकी कमांड हो जाएगी तो आपको दूसरा किताब पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन जब तक एक किताब पे कमांड नहीं है आपकी और आप दूसरा किताब ढूंढते हैं तो वो
कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होगा और वो विफलता की ओर ले जाता है। दोनों फंस जाएगा मामला। एक चीज जो महत्वपूर्ण आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि संकट को अवसर में बदलना चाहिए, संकट में अवसर। तो कोरोना काल है, लगभग साल भर बीत रहा है, लोगों का कोचिंग बंद हो चुका है, बाहर के पढ़ाई का साधन बंद है। ऐसे में कैसे तैयारी करें? करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं ना कहीं घर में होकर एक मेंटल रूप से कहीं ना कहीं वो परेशान है, आगे परीक्षा पोस्टपोन हो रहा है, रोक लग जा रही है, ऐसे में भी उनको एक तकलीफ झेलना पड़ रहा है। देखिए, गूगल कहें तो इसमें लोग चाहे तो बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कहाँ तक उचित होता है? देखिए, मेरा इसमें पर्सनली मानना ये है कि यदि, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि यदि किसी क्वेश्चन के लिए, किसी विषय वस्तु के लिए आपके पास पर्याप्त किताबें हैं, उस किताब से आपको नॉलेज मिल जा रहा है, तो आप जो है उसमें से पढ़िए, पहली बात तो। उसके अलावा देखिए, गूगल है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, गूगल में आप सिर्फ कोई सा भी, आप क्लाइमेट चेंज जो एक टॉपिक होता है, यूपीएससी में, पीएससी में सभी हम लोग पढ़ते हैं, और एक ज्वलंत प्रश्न है क्लाइमेट चेंज, आप टाइप कर दीजिए, आपको लगभग 1 लाख वेबसाइट खुल जाएंगी। तो पहली बात मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपके उस वेबसाइट में से ऑथेंटिक कौन सी जानकारी दे रहा है, क्योंकि आप वो पूरे क्लाइमेट चेंज जो है 1 साल तक पढ़ते रहेंगे तो भी क्लाइमेट चेंज खत्म नहीं होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट वेबसाइट क्या है, उसका नॉलेज अगर आपको नहीं है, आप मतलब रैंडम तरीके से उसमें गूगल में सर्च कर रहे हैं या नेट पे जा रहे हैं, तो वो इट्स वेरी हार्मफुल। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सही पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप सर्च करिए, तो वो फायदा भी दे सकता है। लेकिन यदि आप बेतरतीब जो है रैंडम सर्च कर रहे हैं, और एक विषय है जिसमें आपको किताबों ने पर्याप्त चीजें बता दी, पहले उसको देख लीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नेट से ले सकते हैं। तो नेट अच्छी चीज है और तकनीकी अच्छी चीजें हैं, बशर्ते कि हम उससे कहीं अपने विषय वस्तु से, उस पढ़ाई में फोकस क्या है उससे भटके, तो ये बहुत बुरा हो सकता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि हमें इस पूरी तैयारी के दौरान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, फोकस होना, और क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना था कि क्या छोड़ना है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप पढ़ते रहेंगे लेकिन फोकस नहीं कर पाएंगे। समय प्रबंधन जो है सफलता के मूल मंत्र में से एक है। तो समय प्रबंधन, जैसे कहा जाता है समय बड़ा बलवान है, जो समय के साथ चला आज उसका मान है। तो ये जो कहावत है कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। तो कैसे करना चाहिए समय का प्रबंधन, अगर हम बात करें मेंस की तैयारी की, अगर हम लिखित परीक्षा की करें या चाहे इंटरव्यू की करें? देखिए, मैं इसके पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म में बोल चुका हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में देखिए एक समय होता है। एक सबसे पहले एक चीज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। जब हम सो के उठते हैं और उसके बाद जो हम, कुछ लोग रात के पढ़ते हैं, इट्स ऑल राइट, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन सो के उठने के बाद का या फिर हमारा दिन भर में एक समय ऐसा होता है जब हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को लेके 3 या 4 घंटे 5 घंटे आपका फोकस एक्सट्रीम होता है, जब आप बिल्कुल दिमाग फ्रेश होता है, किसी तरह का कुछ विचार, अलग सी चीजें तक चिंता ये नहीं चलती होती, उस समय को हमको बेस्ट यूज करना चाहिए। जैसे मैं सुबह अगर जल्दी उठ जाता था तो मेरा सुबह 6 से लेके 11 बजे तक का समय जिसमें मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था, तो वो बेस्ट टाइम को हमको यूज करना चाहिए। देखिए, यूपीएससी, पीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो, आपको या तो उस सब्जेक्ट को में आपको अच्छा कमांड करना पड़ेगा, यदि वो कमजोर है तो उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ये संभव हो सकता है टाइम मैनेजमेंट से होगा। अगर यदि क्या होता है कि देखिए, दूसरे टाइम मैनेजमेंट कैसा है कि हमें जितने भी सब्जेक्ट है, जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए समय निर्धारित कर लें। बहुत टफ है हम लोग के, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हमारे जो है इच्छा शक्ति से ऊपर निकल जाए। तो मैं क्या करता था कि टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करता था कि मेरे पास दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए होते थे। तो उस 10 से 12 घंटों में मैं डिसाइड कर लेता था कि भाई इस 4 घंटे में मुझे ये चीजें पढ़नी है, इस 3 घंटे में मुझे ये पढ़ना है, फिर 3 घंटे में मुझे ये पढ़ना है। जैसे एक छोटी सी बात है, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे और जीएस हुआ करता था। और जीएस में लगभग जो है आपके 9 सब्जेक्ट होते थे और मिला के काफी बड़ा ब्रॉड हो जाता था। देखिए, यूपीएससी में मुझे सेलेक्ट होना है, तो मुझे सिर्फ, अगर मैं एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर ले आऊंगा और दूसरे में और तीसरे में नहीं लाऊंगा तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। एक सब्जेक्ट मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, अगर मैं उसी को स्ट्रांग करते रहूंगा और दोनों बहुत वीक है तो भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मैं क्या करता था, टाइम मैनेजमेंट करता था कि मुझे कमजोर चीजों के लिए ज्यादा समय देना होता था, और जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है उसको स्ट्रांग बनाए रखने के लिए कि जितना रिक्वायर्ड टाइम है वो मैं देता था। तो टाइम मैनेजमेंट करिए। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आपको फिक्स होता है। जैसे मुझे पता है कि दिन भर में मेरे पास पढ़ने के लिए कितना समय है,
कुछ नेसेसरी चीजें हैं जो मुझे दिन भर में करनी होगी, उसके लिए है। और ये टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आपको पढ़ना है डेली, और कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंटिन्यूटी क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे मेरा ऐसा था कि अगर मैं पढ़ता था तो मैं ऐसा नहीं कि एक दिन में 20 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन मैंने 4 घंटे भी नहीं पढ़ा, तो ये कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आपको 10 से 12 घंटे आप रोज पढ़िए, और पूरे महीने में कम से कम आप 26 दिन पढ़िए, 4 दिन 26 दिन पढ़िए, 27 दिन पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। हम एक और हम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये चुनौती अगर ये एग्जाम देना चाहता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, उनके तैयारी के दौरान किस तरह की चुनौती सामने आते हैं जो एक नॉर्मल हो, जो सबको फेस करना पड़ता है? कई लोग पहले चुनौती से भाग जाते हैं, कोई उसको दूसरे फेस में आते हैं, तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? देखिए, ये जो जब मैं स्पेसिफिक आज के समय में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन को लेके जो सारे बच्चे लगे रहते हैं, तो ये टाइम टेकिंग तो है। कुछ लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ लोगों का देर से होता है, ये टाइम लगता है इसको। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इस दौरान आपको जो है विफलता भी मिलेगी, ये सबसे बड़ा चुनौती है। उसके आपको आगे बढ़ना है और ज्यादा मेहनत। देखिए, जितने बार आप गिरते हैं ना, उससे ज्यादा स्ट्रांग होके ऊपर उठिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसे पहली बात तो विफलता आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी। इसमें हो सकता है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में सफलता मिल जाए, वो बहुत भाग्यशाली और पहले से उनकी तैयारी रहती है। हो सकता है कि पहले बार में आप विफल हो जाएं, विफलता से निराश नहीं होना। देखिए, मैं IAS बना, 3 अटेम्प्ट फेल हो गया। शिक्षाकर्मी का इंटरव्यू मैंने दिया था, उसमें मैं अनसक्सेसफुल हुआ। यदि मैं विफलता को ही अपना जो है जीवन मान लेता, तो मैं क्या सफल हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे उस विफलता को पीछे छोड़ के सफलता की ओर बढ़ना था। विफलता ही मुझे सफलता सिखाई है। कैसे? क्योंकि मैं विफल हुआ तो मैं मेरे में कमियां थी, तो उसको मैंने ठीक किया, फिर मैं सफल हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा बात है आपका कंटिन्यूटी। मैं देखता हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता था, जो वो पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। वो महीने में 10 दिन पढ़ेंगे, 12 दिन पढ़ेंगे, पूरे 10-15 दिन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो अपना जो है उत्साह वगैरह खो देते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, कंटिन्यूटी। तीसरी बात है आपका कंसंट्रेशन। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको जब तक मैंने एक शुरू में बात बोली, सही दिशा, सही प्रयास, सही समय, ये चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये चैलेंज आएगा, बीच में ऐसा भी होता है कि हम निराश होते हैं, बहुत थकान हो जाती है। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके, ब्रेक का मतलब कोई 1 महीना 2 महीना नहीं कह रहा हूँ मैं, 1 दिन का ब्रेक हो सकता है, 2 दिन का ब्रेक हो सकता है, वापस से उसी एनर्जी के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। देखिए, माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं, एक बहुत कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मेरा मानना है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, आप किसी चीज के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। यदि आपका माइंडसेट है तो आप बहुत स्ट्रांग है। देखिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए आपको। बाहर से मैं आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ। इंटरनल मोटिवेशन, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ सफलता के लिए आया हूँ और मैं उसके लिए अपना बेस्ट दूंगा 100%। हो सकता है कि इसके बाद भी आपको अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपको जीवन में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। मेरा कहना यह है कि आप अपना तैयारी पूरा रखिए। जीवन में जो है आपका ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में सफल ना हो पाए, लेकिन यदि आपने पूरा प्रयास किया है तो आप अंत में अपने आप को जीवन में सफल पाएंगे। तो अभी आपने सुना IAS विनीत नंदनवार जी को, जो अपने हुए चैलेंज को लेकर अब और वर्तमान चुनौती को लेकर तमाम चीजें आपके सामने रखें। कुल मिला के चर्चा का ये रहा है कि संघर्ष ही सफलता का राज है, और समय प्रबंधन आपके व्यक्तित्व को बताएगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे, आपके लक्ष्य में आप कब तक सफल हो सकते हैं। अगर आपको बार बार आप सफलता की राह पे चल रहे हैं, अपनी लक्ष्य की ओर चल रहे हैं और आपको असफलता हाथ लगती है, तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। अगर आप अपने असफलता की समीक्षा करने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य के करीब होते हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। कोरोना काल है, कोरोना काल आपको अवसर दे रहा है, आप घर पे रहकर अपने तैयारी पर फोकस कीजिए। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।